प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व करती है वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इन स्पेसिफिक सीक्वेंस। और वो सीक्वेंस में होनी चाहिए स्टेप्स, जैसे कि सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन करना, फिर उसकी फ्रेगमेंटेशन, इनकी छोटे छोटे पीसेस करना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू, फिर आइसोलेशन करना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का उनमें से भी। अब फ्रेगमेंट्स तो हो गई हैं, हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया है ना, जिसमें हमें लग रहा था कि डिजायरेबल जीन्स हो सकते हैं, फिर हमने फ्रेगमेंट कर दिए, उनके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस के थ्रू, फिर आइसोलेशन कर लिया डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का, जो हमको डिजायर्ड चाहिए थी डीएनए फ्रेगमेंट वो ले लिया, आइसोलेट कर ली, फिर उसको लाइगेट कर दिया डीएनए फ्रेगमेंट को किसी वेक्टर में, यानी कि प्लाज्मिड वेक्टर कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया किसमें, होस्ट में। रिकम्बिनेंट डीएनए किसमें ट्रांसफर किया, होस्ट में ट्रांसफर किया। एंड देन कल्चरिंग द होस्ट सेल्स इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल, फिर उस होस्ट सेल को लार्ज स्केल के ऊपर कल्चर करना है ना। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, और जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमको चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल स्केल पे इस होस्ट सेल को कल्चर करना, और फिर उसके बाद हम लोग डिजायर्ड प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, जो हमने स्टेप वाइज देखा। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, and then in isolation of desired DNA fragment, then ligation of DNA fragment into a vector, then transferring this recombinant DNA into host, and then culturing the host cells in a medium at large scale and extraction of desired product। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए को हम लोग आइसोलेट कैसे करते हैं। तो इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीएनए। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है सभी ऑर्गेनिज्म का, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। सब ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, सभी में न्यूक्लिक एसिड होता है उसको। अब ज़्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म उनमें मिलता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए। न्यूक्लिक एसिड तो सब में होता है, लेकिन किसी में डीएनए, किसी में आरएनए, और मेजोरिटी में क्या होता है, डीएनए। तो इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड्स टू बी प्योर फॉर्म। तो पहले उसको हमको प्योर फॉर्म में लाना होगा, यानी कि फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसके साथ कोई मैक्रोमोलिक्यूल अटैच नहीं होना चाहिए। सिंस डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन मेम्ब्रेन्स वी हैव टू ब्रेक द सेल टू, सबसे पहले हमें सेल को ब्रेक करना पड़ेगा। सेल ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए, ताकि वो डीएनए को रिलीज कर दे अलोंग विद अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि आरएनए भी हो सकते हैं, उसके साथ मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स भी होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, और लिपिड्स भी होते हैं। तो दिस इज अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल और एनिमल टिश्यू विद एंजाइम सच एज। अब हम इनको कौन कौन से एंजाइम से ट्रीट करेंगे, लाइसोजाइम। अगर बैक्टीरियल सेल है तो हम उसमें लाइसोजाइम डालेंगे तो वो सेल फट जाएगी, यानी कि ब्रेक हो जाएगी। अगर प्लांट सेल है तो हम उसमें सेल्यूलेज डालेंगे तो उसका सेल वॉल फट जाएगा, बाहर आ जाएगा सारा मटेरियल, सेल ब्रेक हो जाएगी। अगर हमारे पास फंगस की सेल है तो हम लोग काइटिनेज डालेंगे तो फिर वो सेल ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, नाउ यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। अब जो जीन्स है हमें पता है कि ऐसा कहा जाता है, और ऐसा बहुत टाइम से रिसर्च में भी देखा गया है कि जो जीन्स है वो कहाँ लोकेट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे उनकी पोजीशन होती है, लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए पे। इंटरवाइंड विद प्रोटीन्स, उनके प्रोटीन्स के साथ इंटरवाइंड होते हैं, सच एज हिस्टोन्स, हिस्टोन्स के साथ वो इंटरवाइनिंग होती है उनकी, यानी कि बंधे हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि बंधे हुए मतलब उनके साथ अटैच्ड होता है। एंड द आरएनए कैन बी रिमूव बाय ट्रीटिंग विद राइबोन्यूक्लियस। तो आरएनए को तो कैसे हटाया जा सकता है, राइबोन्यूक्लियस डाल दीजिए, आरएनए रिमूव हो जाएगा। फिर प्रोटीन्स को कैसे, प्रोटीएजेस के थ्रू ट्रीटमेंट करेंगे तो प्रोटीन हट जाएगा। अदर मॉलिक्यूल्स को उनके अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट्स के थ्रू हटाया जा सकता है, और फिर डीएनए को अल्टीमेटली प्योरीफाई कर लिया जाता है, प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। फिर लास्ट में चिल्ड इथेनॉल डाली जाएगी, कूल इथेनॉल डाली जाएगी एकदम ठंडी, और फिर उसके बाद डीएनए को अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट निकाल लिया जाएगा बाहर, आइसोलेट कर लिया जाएगा, कोई मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होगा उसके साथ। ये प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए होगा। दिस कैन बी सीन एज कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड्स इन सस्पेंशन, और ये ऐसा दिखेगा जैसे कोई छोटे बारीक बारीक बिल्कुल पतले पतले धागों का कलेक्शन, एक कलेक्शन हो, ग्रुप हो फाइन थ्रेड्स का, है ना, सस्पेंशन में। नेक्स्ट इज कटिंग ऑफ डीएनए इन स्पेसिफिक लोकेशन। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन परफॉर्म की जाती है बाय इंक्यूबेटिंग प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो फिर उनके साथ उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ उस प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल को इंक्यूबेट किया जाता है, और ऑप्टिमल कंडीशन पे
फॉर दैट, और उस स्पेसिफिक एंजाइम की कोई कंडीशन भी होती होगी, एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता होगा, पीएच चाहिए होता होगा, है ना। तो एक ऑप्टिमल एनवायरनमेंट में सूटेबल कंडीशंस में उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ उस डीएनए मॉलिक्यूल को, प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल को इंक्यूबेट किया जाता है। अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक काम में ली जाती है सो एज टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, रोकने के लिए उसकी प्रोसेस को, बस अब इतना ही, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की प्रोसेस को चेक करने के लिए, यानी कि स्टॉप करने के लिए। अब वो चलती ही रहे तो गलत होगा ना, बस हमको जितने टाइम के लिए ज़रूरत है उतने टाइम हम उसको यूज़ करेंगे प्रोसेस को, उस टेक्निक को, अगर उस इलेक्ट्रोफोरेसिस को, फिर उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, हेंस इट मूव्स टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, यानी कि एनोड की तरफ मूव करेंगे, एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए आल्सो। ऐसे ही वहाँ से भी एक वेक्टर डीएनए से भी इसी तरीके से यही टेक्निक अप्लाई की जाती है। अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो वहाँ से भी वो सबसे छोटा वाला, नीचे से डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है तो ये पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करेगा। वैसे वेक्टर डीएनए भी तो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, वो भी एनोड की तरफ मूव करेगा। तो इन जॉइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस, डीएनए की जॉइनिंग बहुत सारी प्रोसेस इंक्लूड करती है। आफ्टर हैविंग कट, जब हम लोग सोर्स डीएनए को और वेक्टर डीएनए को कट कर लेते हैं सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, एंड कट आउट द जीन ऑफ इंटरेस्ट, और फिर हम हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाल लेते हैं सोर्स डीएनए से, एंड कट द वेक्टर विद द स्पेस, जब हम उस वेक्टर को कट कर लेते हैं और फिर मिक्स किया जाता है उनको, एंड लाइगेज इज एडेड, फिर उनको मिक्स किया जाता है वेक्टर डीएनए को, कटेड वेक्टर डीएनए को और जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले सोर्स डीएनए को, दोनों को मिक्स किया जाता है और फिर उसमें लाइगेज ऐड कर दिया जाता है। इसके बाद दिस रिजल्ट इन प्रिपरेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, तो इसके बाद रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार होता है। तो पूरी प्रोसेस में हमको क्या 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 करना पड़ा है, इसमें सबसे पहले हमको प्योरीफाइड डीएनए को प्योरीफाई करना पड़ा है, अलग अलग मैक्रोमोलिक्यूल से अटैच ना हो, बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए निकाल ली हमने, प्रोटीएजेज, राइबोन्यूक्लियेजेज और अदर वो रिमूविंग अप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल्स, अदर मॉलिक्यूल्स को डालने के लिए उनकी पर्टिकुलर जो भी ट्रीटमेंट्स करनी होती है वो कर ली। फिर चिल्ड्रेन एथेनॉल डाल के प्योरीफाइड डीएनए निकाला, फिर डीएनए निकाल के उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ इंक्यूबेट किया, फिर उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने उसको स्पेसिफिक लोकेशन पे कट कर दी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हमने जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको वहाँ से जेल पीस से कट कर लिया, एल्यूशन प्रोसेस के थ्रू हमने वो पीसेस निकाल लिए जो हमको चाहिए थे, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला पीस उठा लिया, फ्रेगमेंट उठा लिया, और वेक्टर डीएनए को भी कट कर लिया एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और सोर्स डीएनए को भी, ठीक है। फिर उसके बाद इन जो हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला सोर्स डीएनए था उसको उठाया पीस को, और वेक्टर डीएनए को एक ही जगह पे मिक्स किया और फिर उसमें लाइगेज ऐड किया। तो इसके बाद हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो गया, ये खत्म। अब इसके बाद आता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। एम्प्लीफिकेशन मतलब नंबर का बढ़ाना, कॉपी नंबर्स बढ़ाना, एम्प्लीफाई करना, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि एक से ज़्यादा कॉपीज बनाना, पॉलीमरेज चेन पीसीआर के थ्रू, ये एक टेक्निक है पीसीआर, ठीक है। उसके थ्रू नंबर ऑफ ये एम्प्लीफिकेशन करना जीन ऑफ इंटरेस्ट का, उसके नंबर बढ़ाना। तो इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट की इन विट्रो में, यानी कि लैब में, यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। इसमें 2 सेट ऑफ प्राइमर्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ डीएनए। तो 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, तो 2 तो प्राइमर लेने पड़ते हैं और एक एंजाइम लेना पड़ता है, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। जब हम लोग पीसीआर टेक्निक यूज कर रहे होते हैं तो इसमें 2 तो एंजाइम और एक डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, एंजाइम, ये 2 चीज़ें, 2 सेट तो प्राइमर के और एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है इस प्रोसेस में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डीएनए था, फिर यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, रीजन टू बी एम्पलीफाइड, जिसको हमने एम्पलीफाई करना था, फिर डीनेचुरेशन हुआ, डीनेचुरेशन के बाद एनीलिंग हुई, डीनेचुरेशन होने के बाद, डीनेचर मतलब ब्रेक करना, फिर उसके बाद एनीलिंग हुई, एनीलिंग होने के बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाला गया, टेक पॉलीमरेज प्लस फिर इसका एक्सटेंशन यानी कि इसको ग्रो करवाया गया, और फिर एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम, फिर इसके नंबर बढ़ा दिए गए इस तरीके से। तो डीनेचुरेशन, प्राइमरली एनीलिंग और फिर एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर्स, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ,
कि एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। तो द एंजाइम एक्सटेंड्स द प्राइमर्स यूजिंग न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन। तो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स डाले जाते हैं इस रिएक्शन में ताकि वो बढ़ जाए, लेंथ बढ़ा देता है, एक्सटेंड कर देता है। एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर की एक्सटेंड कर देता है यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए इज टेम्पलेट। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स, अगर हमने इसकी रेप्लिकेशन की प्रोसेस को बहुत बार रिपीट किया तो सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम्स। अगर हम इस रेप्लिकेशन की प्रोसेस को रिपीट करते रहे तो 1 बिलियन टाइम्स तक इसकी कॉपीज बनाई जा सकती हैं। ओके, तो सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड बाय यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो कौन सा डीएनए पॉलीमरेज लेना पड़ता है? थर्मोस्टेबल, जो कि कहाँ से आइसोलेट किया गया है? बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस से। तो विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, क्योंकि जब हम लोग इसकी कॉपी नंबर एम्पलीफाई करते रहेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहता है, एक्टिव रहता है। एंड इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का डीनेचुरेशन इंड्यूस करता है। एंड द एम्पलीफाइड डीएनए इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विद वेक्टर। अब इस एम्पलीफाइड डीएनए को हम लोग वेक्टर से लाइगेट कर सकते हैं फॉर फर्दर क्लोनिंग, और क्लोन का बनाने को, और हम लोग इसको वेक्टर से लाइगेट कर सकते हैं। इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें पीसीआर टेक्निक में ये देखो नीचे लिखा हुआ है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ईच साइकिल है 3 स्टेप्स। यार एक साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो डीनेचुरेशन होता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से, और फिर ये प्राइमर एनीलिंग, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और इस वाले में 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस तरीके से इसका डीनेचुरेशन के ब्रेक हीट के थ्रू, तो हीट से जब हम लोग उसको ब्रेक कर दिए, डीनेचुरेशन हो गया, फिर उसके बाद एनीलिंग, और फिर उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज और कुछ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स डाले गए ताकि ये लंबा हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, इसका एक्सटेंशन हो जाए। तो ये स्टेप था एक्सटेंशन का, जिसमें ये बढ़ रहा था, ग्रोथ हो रहा था इसका, और ये सबसे लास्ट में 30 बार इसकी साइकिल की गई, तो 1 बिलियन टाइम्स तक एम्पलीफाई हो गया। ये साइकिल मतलब ये जो साइकिल है ये 30 टाइम्स चली, ठीक है, तो इस तरीके से ये एम्पलीफाई हो गया। तो ये था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टू होस्ट। अब हम लोग डीएनए में रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में कैसे इंसर्ट करेंगे? तो देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग तो द लाइगेटेड डीएनए, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए को हम लोग होस्ट में इनटू रिसिपिएंट सेल्स में कैसे डालेंगे? तो रिसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट, तो कॉम्पिटेंट अब हमने देखा था कैसे किया था, टू रिसीव टू टेक अप द डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग, उसको कॉम्पिटेंट बनाना जिससे कि वो रिसीव कर ले, टेकअप कर ले डीएनए को जो उसके आसपास प्रेजेंट है। तो इज द रिकम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। अगर कोई डीएनए जो है रिकम्बिनेंट डीएनए उसमें जीन है कि वो रेजिस्टेंस शो कर सकता है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, इस ट्रांसफर टू इकोला, अगर इकोला में ट्रांसफर कर दिया गया तो होस्ट सेल्स नाउ बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स। तो अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म सेल्स को अगार प्लेट्स पे जिसमें एम्पिसिलिन मीडियम प्रेजेंट है, अगार प्लेट्स कंटेनिंग एम्पिसिलिन, वहाँ पर इनको स्प्रेड कर देते हैं ट्रांसफॉर्म सेल्स को, तो ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो, यानी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अनट्रांसफॉर्मेंट रेसिपिएंट सेल्स विल डाई, क्योंकि एम्पिसिलिन के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस हो चुकी है, तो एम्पिसिलिन वाले मीडियम में वो उनको कुछ भी नहीं होगा। किनको? ट्रांसफॉर्मेंट्स को, क्योंकि उनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर सकती है, क्योंकि अनट्रांसफॉर्मेंट्स मर जाएंगी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स या फिर नॉन रिकम्बिनेंट सेल्स विल डाई। सिंस ड्यू टू द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट gene, one is able to select transformed cells in presence of ampicillin. So ampicillin resistant gene in this case is selectable marker. तो यहाँ पे ampicillin resistant gene किसको करेक्ट कर रहा है? सेलेक्टेबल मार्कर की तरह। सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में हम लोगों ने पहले अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके समझा दिया और समझ भी लिया। अब हम लोग देखते हैं obtaining द फॉरेन जीन प्रोडक्ट।